Hello and welcome to my channel KS Sala. As you know that we are discussing the current affairs of economy section of June 2024 from the monthly booklet of Vision IAS, in which we're discussing actually the basics of the banking. In last lecture we discussed the banking जो है वो क्यों ज़रूरी एक institution बन गया है. I highlighted different aspects. रिच पीपल, पुअर पीपल, जैसे रिच जो है वो डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, पुअर जो है एज अ लोन लेते हैं वो. बट लोन देने में जो मैंने कहा था एंड पे कि हाउ बैंक्स वर मेकिंग एक्चुअली दैट यू कैन सेट इलॉजिकल लेंडिंग होती थी, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे जो डिपॉजिटर होते थे, जो रिच डिपॉजिटर्स होते थे, उनका पैसा स्टेक पे लगता था, उनका पैसा खतरे में था. लास्ट में मैंने कहा था कि इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि जो डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिटर एक्स मैंने कहा था, उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उसका पैसा बचाने के लिए, उसका पैसा जो लॉस में चला जाता था उसको बचाने के लिए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी, जिसको कहा गया था सेंट्रल बैंक. इन केस ऑफ इंडिया आई मेंशन दैट बैंक वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं शॉर्ट में. ये मैंने लास्ट क्लास में ही कहा था. ये कब बना था? ये एक एक्ट से बना था. इट वाज सेटेड अप बाय एन एक्ट दैट वाज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. जो एक्ट था 1934 का, दैट मींस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इट वाज एस्टैब्लिश्ड. तो जो भी बॉडी एक्ट से बनती है, दैट मींस इसका मतलब क्या, लॉ से बनती है, उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी. हमारे पास बॉडीज कौन सी होती है? स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर एग्जांपल यूपीएससी, ठीक है, जैसे पीएससी है यहाँ पे, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. लेकिन जो ये आरबीआई है, ये क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया हमें, ये एक लॉ से बना है, या कैन से एक्ट से बना हुआ है. 1934 में एक्ट आया जिसने आरबीआई को क्रिएट किया, और 1935 में एक्चुअली आरबीआई को ऑन ग्राउंड बनाया. 34 में एक्ट आया, 35 में देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये एक्चुअली, अगर मैं थोड़ा सा और डीप इंफॉर्मेशन में जाऊं इसमें, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था उस टाइम पे? देयर वाज अ कमीशन, दैट कमीशन वाज एक्चुअली नेम्ड एज हिल्टन Young Commission. It was the commission which actually recommended the formation of Reserve Bank of India. तो एक factual information है आपके लिए. The commission which was there, it was Hilton Young Commission which recommended the formation of the Reserve Bank of India. ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि that this bank was nationalized. कब हो गया था nationalized? This bank was nationalized after the independence 1949 में इस बैंक को क्या किया गया था? नेशनलाइज मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया था ये 1949 में, जब इसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया. उससे पहले क्या था? ये प्राइवेट टाइप ऑफ बैंक था. तो इट वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इन 1949. तो अब इस बैंक में होते कौन कौन? अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एक गवर्नर होता है जो हेड होता है इस बैंक का, दैट इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जब 1935 में ये बैंक बनाया गया था, उस टाइम पे दैट द गवर्नर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज ऑसबॉर्न स्मिथ. ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 1935 में जब पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था. ही वाज द पर्सन हु वाज द गवर्नर ऑफ दिस आरबीआई. और जब इंडिपेंडेंस के बाद मैंने बात की थी दैट जो फर्स्ट गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया में आरबीआई के, द पर्सन वाज CD Deshmukh. He was the person who was the governor of RBI, या first governor of RBI in independent India. Otherwise first governor हम किसे कहते हैं? ऑसबॉर्न स्मिथ को, जब 1935 में ये बैंक बनाया गया था. और अगर आजकल की बात करें हम, राइट, इन 2025 द पर्सन हु इज द गवर्नर ऑफ दिस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द पर्सन इज नेम्ड एज Sanjay Malhotra. He is the person who is heading the Reserve Bank of India, and after 3 years in 2024 he was appointed as the governor of RBI in 2024. So for next 3 years he is the governor of RBI. ये कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया में थे ये, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई. और जो पहले थे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, इट वाज ऑसबॉर्न स्मिथ. अब जो ये आरबीआई है,
इससे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, यू कैन से नॉन ऑटोनोमस बॉडी। पूरा आरबीआई बैंक की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास बॉडीज कौन कौन सी होती है। एक तो होती है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब कि जहां पे वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, खुद को खुद हैंडल करते हैं, उसे कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी। लेकिन आरबीआई जो है, इट इज ए नॉन ऑटोनोमस बॉडी। ये किससे पता चलता है? अब देखो इसके सारे प्रोविजंस आरबीआई के आरबीआई एक्ट में लिखे हैं कि कैसे ये बैंक बनाया जाएगा, इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे काम करेगा ये बैंक, क्या तरीका होगा इनका, इसमें कौन कौन काम करेंगे। एवरीथिंग इज बीन रिटन इनटू दी आरबीआई एक्ट, जिसकी वजह से ये बैंक आ गया। ठीक है, तो उसी एक्ट में मैंने मेंशन, ये क्या है, एक नॉन ऑटोनोमस बॉडी। अब देखो ये प्रोविजन किस सेक्शन से प्रूव होता है कि ये नॉन ऑटोनॉमस है? सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट। सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो डिसीजन है आरबीआई के, वो कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा। कौन लेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेक्शन कहता है कि डिसीजंस टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगा। और इसी सेक्शन में ये लिखा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी लगा कुछ ऐसा कि आरबीआई फेल हो गया अपने नॉर्मल ऑब्लिगेशंस को कैरी करने में या अपने नॉर्मल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने में, अगर आरबीआई फेल हो गया, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ओवरटेक आरबीआई। वो उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है डायरेक्टली। तभी हम कहते हैं ये क्या है? नॉन ऑटोनॉमस। ये अपनी मर्जी पे नहीं चलते हैं, ये गवर्नमेंट चलाता है ये बैंक, दैट इज द आरबीआई। ऐसे ही एक और सेक्शन है इसमें, सेक्शन 58। अब देखो ये मैं प्रूव कर रहा हूं इसको हम कैसे बोलते हैं नॉन ऑटोनॉमस। सेक्शन 58 जो इस आरबीआई का एक्ट का है, सेक्शन 58 ये क्या कहता है? वहां एक होना चाहिए आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेगुलेशंस। देयर मस्ट बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेगुलेशंस, यानी कि एक ऐसा बोर्ड जो रेगुलेशंस बनाएगा किसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अब देखिए इस सेक्शन में क्या क्या लिखा है कि इस बोर्ड में कौन कौन मेंबर्स होंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा ये एक नॉन ऑटोनोमस है, ये अपनी मर्जी पे काम नहीं करता है। सबसे पहले इस बोर्ड में कौन होगा? जो रेगुलेशन बनाएगा सेंटर में इस बैंक के लिए, जो फिर बाकी बैंक्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। देयर विल बी वन गवर्नर, ठीक है, जिसको कौन चुनेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे ही 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर्स। इनको भी कौन बनाता है? गवर्नमेंट खुद। अब मैं दिखा रहा हूं कि गवर्नमेंट कैसे हर एक चीज में इन्फ्लुएंस है आरबीआई में। ऐसे ही +2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये इस बोर्ड में होंगे। या फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 ऑफिशियल्स होंगे जो वहां पे एज दी कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। वहां से 2 ऑफिशियल्स आएंगे जो इस बोर्ड का, सेंट्रल बोर्ड का क्या होंगे? पार्ट होंगे। प्लस इसमें कौन होते हैं? 10 डायरेक्टर्स अलग से होते हैं। एक तो थे डिप्टी गवर्नर, दिस डिप्टी गवर्नर्स, वो कितने थे? देयर वर 4, और 10 डायरेक्टर्स थे। इन डायरेक्टर्स को भी कौन चुनता है? गवर्नमेंट। ठीक है, एंड +4 डायरेक्टर्स अलग से हैं, 4 डायरेक्टर्स अगर इनकी जरूरत पड़ी। लेकिन ये डायरेक्टर्स किस ब्रांच के लिए? जो आरबीआई के मैंने आपसे बताया था, आरबीआई के डिफरेंट ब्रांच है डिफरेंट सिटीज में। तो 4 ब्रांच होंगे, दैट मुंबई, कोलकाता। एक डायरेक्टर होगा मुंबई के लिए, उसका जो है कोलकाता सेकंड ब्रांच। थर्ड विल बी चेन्नई, एंड फोर्थ इज दिल्ली। इन 4 ब्रांच के जो डायरेक्टर्स होंगे वो भी इस सेंट्रल बोर्ड का क्या होंगे? पार्ट होंगे। अब आप खुद देखो इन्फ्लुएंस किसका है? गवर्नमेंट वही चुनता है, गवर्नमेंट ये भी चुनता है, गवर्नमेंट ही 10 डायरेक्टर चुनते हैं। ये तो सीधे सरकार के ही है, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसीलिए ये इससे दिखता है ये टोटल जो बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेगुलेशन जो बनता है, इसमें 21 मेंबर्स है, 21 मेंबर्स है। तो वही है 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 10 17, 17 + 4 दैट इज द 21 मेंबर्स आर देयर इनटू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेगुलेशन, जो रेगुलेशंस बनाते हैं किसके लिए? आरबीआई के लिए, और जो बाकी बैंक्स में काम आता है। तो ये है टोटल जो आरबीआई का अंदर स्ट्रक्चर है, वो कैसे काम करते हैं। मैंने ये कहा कि ये क्या है? नॉन ऑटोनमस बॉडी है। ये हमें किससे प्रूव हो गया? सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट से और सेक्शन 58 ऑफ आरबीआई एक्ट से। बीच में मुझे याद आ गया दैट जो यहाँ पे बैंकिंग है इंडिया में,
एज कम्पेयर टू द अदर मिडिल ईस्ट कंट्री, जैसे अरबियन कंट्रीज है, वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग चलती है. I will like to mention the difference between the normal banking which is in India and the Islamic banking. क्योंकि कुछ साल पहले इंडिया में एक प्रपोजल रखा गया था that we should also start Islamic banking in India. क्यों? क्योंकि यहाँ पे almost 20% of population जो है यहाँ पे मुस्लिम population है, तो उनके लिए we should start the Islamic banking. Now what is this actually Islamic banking? I will mention for 2 minutes. एक तो normal banking है और एक साइड से Islamic banking. नॉर्मल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं लोग. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इन जो डिपॉजिटर्स होते हैं इनको भी इंटरेस्ट मिलता है. यहाँ पे इनको इंटरेस्ट मिलता है कितना, 3 to 4% इंटरेस्ट. और ये क्या देते हैं, लोन्स. इस पे भी क्या लेते हैं, इंटरेस्ट. कितना, वही 10 to 14% इंटरेस्ट चलता है. तो यहाँ का सारा इंटरेस्ट, इनके सूद जिसे हम कहते हैं. And we know that according to Islamic practices, this is not the correct thing to take the interest. चाहे वो डिपॉजिट पे, वो हराम है for the Islam, for the consider that Islam, it has been declared as haram practice that you, if you are taking the interest and if you are this, if bank is taking the interest, if people are taking the interest from the banks, ये सब हराम है इस्लाम के लिए. इसलिए मिडिल ईस्ट या अरबियन कंट्रीज में क्या होता है, इस्लामिक बैंकिंग एक कॉन्सेप्ट है. वहां पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इस्लामिक बैंक एक है. What it is doing, for example, if a person is depositing money here, जो होता है बैंक में डिपॉजिट ही करते हैं पैसे, तो वो डिपॉजिट करेगा, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली डिपॉजिट करेगा वो. लेकिन इसको इंटरेस्ट वापस नहीं मिलता है. इसको बैंक बोलेगा वी विल गिव यू गिफ्ट्स, तोहफे, गिफ्ट्स वापस मिलेंगे. टाइप ऑफ इंटरेस्ट ही है, बट यहाँ पे नाम अलग है. बैंक इसको बोलता है वी विल प्रोवाइड यू गिफ्ट्स, नॉट द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट आपका पर्टिकुलरली फिक्स नहीं होगा, हम आपको डिपॉजिट के बदले क्या देंगे, गिफ्ट्स देंगे. ये तो एक पहलू है जो हमने यहां पे देखा था, डिपॉजिट, यहां पे इंटरेस्ट, यहां पे गिफ्ट्स. अब देखो, लोन, किसी को लोन लेना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाउस लोन. वन ऑफ द लोन्स, हाउस लोन, जब घर बनाने के लिए लोग पैसा लेते हैं बैंक से और बैंक देता है इंडिया में. यहाँ पे लोन वो सीधे इंटरेस्ट लेते हैं, आपसे EMIs लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं आपसे. वो फिक्स होता है कितने परसेंट, 11%, 12%, 14%, वट एवर द इंटरेस्ट रेट इज देयर. अब ये क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम देयर टू टेक द लोन, मैं इनके पास जाता हूँ, आई नीड ए लोन फ्रॉम यू पीपल, जो क्या होगा, हाउसिंग लोन, मुझे घर चाहिए. ये बोलते ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, अपना ID प्रूफ लाओ, एड्रेस प्रूफ लाओ, एवरीथिंग वी नीड. तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगते हैं और हम दे देते हैं इनको, ठीक है. लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमें पैसा नहीं देते हैं, दे डोंट गिव अस मनी. जैसे यहाँ पे ये पैसा देते हैं सीधे, ये क्या करते हैं, ये घर खरीदते हैं. यानी कि बैंक ही क्या करता है, जो ये घर है, ये घर खरीदेंगे बैंक. अब बैंक क्या करेगा, वो देगा हमें ये घर. कहीं आपको घर खरीदना, ये रहा आपका घर, दिस इज योर होम, आप ये घर हमसे ले लो. लेकिन अब बैंक इसको कितने में देगा, जो ये लोन लेने आया था. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1 करोड़ का लिया बैंक ने, ठीक है, इसको देंगे 1.5 करोड़ का. तो ये इंटरेस्ट नहीं देते, ये इनको घर खरीद के खुद देता है बैंक, फिर उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है 1.5 करोड़. टाइप ऑफ वैसी ये भी वही बनता है, लेकिन यहां पे बस ये है कि इंटरेस्ट का नाम नहीं दिया गया है. अब वही है, यू कैन से दैट टाइप ऑफ ब्रोकर बन गया बैंक. बैंक ने खुद घर खरीदा 1 करोड़ का, वो घर खरीद के दिया किसको, इस शख्स को, ये लीजिए, दिस इज योर होम विच यू नीड, दिस इज योर हाउस विच यू एक्चुअली नीडेड. तो लेकिन दिया कितने, 1.5 करोड़ का. इसके वो EMIs बनाएंगे और 1.5 करोड़ उनको वापस देना, जितना भी है. फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स, बैंक ने कहा नेक्स्ट 20 ईयर्स में आप मंथली हमें इतना पैसा टोटल में देंगे, 1.5 करोड़ रुपए. तो दिस इज इस्लामिक बैंकिंग एंड द नॉर्मल बैंकिंग. तो इसी का यहाँ पे प्रपोजल रखा गया था इंडिया में, दैट देयर शुड बी द इस्लामिक बैंकिंग, बट RBI ने वो डिक्लाइन किया. कहा इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सो वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द इस्लामिक बैंकिंग इन इंडिया. ठीक है, सो इट वाज यू कैन से एक डाइवर्जन था टॉपिक से. हम असल में डिस्कस कर रहे थे RBI. ठीक है, मैंने आपको बताया किस एक्ट से आया, कैसे काम करता है और वहां पे कौन होते हैं. गवर्नर होता है इसका हेड, जिसको गवर्नमेंट ही चुनता है. डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जिसको गवर्नमेंट चुनता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और 4 और डायरेक्टर्स होते हैं. अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ RBI. फंक्शंस क्योंकि देखो जो RBI का इशू था, या इशू नहीं मतलब जो इससे मैंने शुरू किया ये टॉपिक, दैट वाज हम असल में हमारा टॉपिक जो है करंट अफेयर का, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. मैं आपको इसलिए सारा बैकग्राउंड दे रहा हूं कि RBI कैसे कंट्रोल करता है बैंक्स को. जैसे मैंने कहा था पर्सन X और Y की एग्जांपल दी थी. X जो है डिपॉजिट करता है, Y लोन लेता है, Y फेल हो गया तो पैसा तो X का चला गया.
ना तो वाई का नुकसान है ना तो बैंक का नुकसान है, नुकसान एक्स का है। उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए आरबीआई बनाया गया था। अब आरबीआई फंक्शन क्या करता है? द फर्स्ट फंक्शन विल बी इट इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें दोनों आएंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो। ठीक है, तो ये बैंकर है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट होता है कहां पे? आरबीआई में, और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अकाउंट कहां होता है? आरबीआई में। ठीक है, एक कॉमनर पर्सन, एक हम जैसे जो कॉमनर्स होते हैं, वी कांट ओपन अकाउंट इन आरबीआई। ओनली जो अकाउंट खोलते हैं वहां पे वो कौन है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि वो नॉर्मली वहां पे डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल जैसे हम करते हैं विद नॉर्मल बैंक्स, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो ये इसीलिए हम कहते हैं ये बैंकर है किनके लिए? गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो सेंटर की हम बात करें चाहे वो हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें। इसका मतलब क्या बैंकर? कि ये गवर्नमेंट्स वहां पे अकाउंट खोलते हैं, नॉर्मली डिपॉजिट करते हैं उसमें और विड्रॉ भी उसमें पैसे करते हैं। ठीक है, तो और क्या है इसकी फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स बैंकिंग फैसिलिटीज, इट प्रोवाइड्स बैंकिंग फैसिलिटीज किनको? टू द बैंक्स, टू बैंक्स। मतलब क्या है इसका? बैंकिंग फैसिलिटीज टू बैंक्स, जो हमारी कंट्री में बाकी बैंक जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, सिटी बैंक है, एचडीएफसी है, डिफरेंट बैंक्स आर देयर, तो वो भी वहां पे अकाउंट खोलते हैं। एक तो गवर्नमेंट्स की बात मैंने की थी, कॉमनर्स नहीं, लेकिन जो बैंक्स है वो भी अकाउंट ओपन करते हैं कहां पे? आरबीआई में, क्योंकि इनको लेन देन करना होता है आरबीआई के साथ। तो इवन दीज बैंक्स ओपन द अकाउंट इनटू द आरबीआई। इनफैक्ट ये बैंक्स जो है ये लोन्स भी ले सकते हैं किससे? आरबीआई से। तभी हम कहते हैं इट प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द बैंक्स ऑफ द इंडिया। जो कंट्री के बैंक्स हैं उनको ये बैंकिंग फैसिलिटीज, यानी कि एक अकाउंट वहां भी खोल सकते हैं बैंक्स, और उनसे लोन भी, आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं। और तीसरी फंक्शन विच आई विल लाइक टू मेंशन हियर, द थर्ड फंक्शन ऑफ आरबीआई, वो क्या है? ये एडवाइस, इट एडवाइजेस, एडवाइस एंड एजेंट, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। एडवाइस एंड एजेंट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट का एजेंट, अगर मैं पहले एजेंट की बात करूं, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट भी लोन लेता है बैंक से, वो लोन सारा डेट, जिसे हम डेट कहते हैं, लोन इज डेट, पब्लिक डेट। गवर्नमेंट का जो लोन है जो लेते हैं कर्जा लोगों से, उसे कहते हैं पब्लिक डेट। ये पब्लिक डेट जो लोन लेते हैं सारा मैनेज कौन करता है? आरबीआई करता है। दैट मींस, और यही इशू करता है। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो आई विल दिस मेक यू अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, लोन, इन टर्म्स ऑफ लोन पैसा चाहिए किसी भी चीज के लिए। गवर्नमेंट खुद नहीं जाता लोन के पास कि मुझे पैसा चाहिए, गवर्नमेंट बोलता है आरबीआई को कि मुझे इतना पैसा रेज करके दो, आई नीड 10,000 करोड़। वो आरबीआई से कहते हैं, आरबीआई इशू करता है बिल्स। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आई एम द कॉमनर, मेरे पास सरकार आएगी कि मुझे पैसे चाहिए, मैं सरकार को 10,000 करोड़ दे रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे चाहिए ना कुछ बिल, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए जो एक प्रूफ होगा, कल को उस पर लिखा होगा कि इस डेट पे आपको वापस देंगे। अब उन चीजों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या टी बिल्स। टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स। फर्क इतनी है, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लोन, उसके लिए उसके बदले गवर्नमेंट बॉन्ड मिलता है। ये जो 1 साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सरकार को पैसा दे रहा हूं एज अ लोन, अगर मैं 1 साल के लिए दे रहा हूं तो मुझे मिलेगा टी बिल, 1 साल के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर मैं दे रहा हूं पैसा सरकार को, मैं उनको कह रहा हूं आप मुझे नेक्स्ट 5 साल में वापस देना, तो उससे तब मुझे मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट बॉन्ड। लेकिन वो सरकार मुझे डायरेक्टली नहीं देती है, वो आरबीआई देता है मुझे, क्योंकि सरकार ने आरबीआई से कहा था आप मुझे पैसा रेज करके दो। आरबीआई अब ये बांटता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टी बिल्स, और लेते को नहीं बैंक्स। हम गवर्नमेंट को लेंड नहीं करते, एज ए पर्सन आई कांट लेंड टू द गवर्नमेंट। बैंक्स लोन देते हैं किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दैट मींस आरबीआई जो ये बॉन्ड्स इशू करता है और टी बिल्स, वो किनको देता है? बैंक्स। बैंक्स देते हैं पैसा किसको? आरबीआई को। किसके बिहार पे? गवर्नमेंट, ये सरकार को दो, लोन दो सरकार को। दैट मींस वही है, एजेंट है गवर्नमेंट का। ये पब्लिक डेट को मैनेज करता है, जो पैसा आता है और फिर जो वापस इनको देना होता है, जिनसे ये लोन लिया गया बैंक्स, वो भी कौन? आरबीआई ही देता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए सर कहा जाता है एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। और जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं कंट्री में, तो गवर्नमेंट एडवाइस लेती है किससे? आरबीआई से। दैट इज व्हाई आई मेंशन दैट इट इज एडवाइजर, और यू कैन से एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए मैंने आपको बताया काम कैसे करता है। दैट इज द वे इन विच इट इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी। ठीक है, एक और फंक्शन है, 3 मैंने बताई। 4th फंक्शन विल बी
ये इशू करता है और प्रिंट करता है किसको? करेंसी को। करेंसी मतलब जो नोट्स होते हैं, 10 रुपए का नोट, 50, 100, 1000 रुपए का नोट, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 1000 का तो है नहीं, 500 रुपी नोट इज देयर, 2000 रुपी नोट इज देयर। वो इशू और प्रिंट कौन करवाता है? आरबीआई। अब देखो टोटल आरबीआई ही नहीं करवाता है, मुल्क में 4 प्रिंटिंग प्रेसेस है जो नोट छापते हैं, 4, उसमें से 2 है जो ऑन करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 किसके अंदर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। ये कहां कहां पे? एक तो है नासिक, महाराष्ट्र में, नासिक इन महाराष्ट्र, और नेक्स्ट इज द प्लेस नेम्ड एज देवस, इट इज इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड एमपी। बट आई मेंशन्ड मुल्क में टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो नोट छापते हैं। 2 है, एक नासिक में, एक दिवस है। ये किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 2 जो है वो कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। ये कहां कहां पे? एक तो मैसूर में है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कभी भी सवाल देखे मैंने कि द प्लेसेस एट व्हिच द प्रिंट्स दिस करेंसी इज बीइंग प्रिंटेड। मैसूर है एक जगह। मैसूर कहां पे? इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, देयर इज मैसूर एंड सल्बोनी। सल्बोनी, मैसूर एंड सल्बोनी। सल्बोनी कहां है? वेस्ट बंगाल में। इन 2 जगहों पे जो प्रिंटिंग प्रेस है जो नोट छापती है, जो करेंसी प्रिंट करती है, तो ये किसके अंडर है? आरबीआई के अंडर। तो डायमेंशन टोटल 4 है, 2 किसके अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, 2 किसके अंदर है? आरबीआई के अंदर है। वहीं पे ये प्रिंट करवाती है करेंसी और उनको इशू करते हैं, पब्लिक में बांटते हैं फिर करेंसी। पब्लिक मतलब कि बैंक्स के थ्रू ये फिर पब्लिक के पास ये करेंसी जाती है। एक और कंसेप्ट मेरे यहाँ दिमाग में आया, दैट इज कॉइन्स। अगर हम कॉइन्स की, ये हम नोट्स की बात कर रहे थे, कॉइन्स, कॉइन्स क्या होती है? मिंट, यानी कि मिंट मतलब बनते हैं वो होते हैं प्रिंट करेंसी, जो नोट्स होते हैं, द पेपर नोट्स। लेकिन कॉइन्स क्या होती है? मिंट होती है। कॉइन्स कौन मिंट करता है? क्या ये आरबीआई मिंट करता है? बिल्कुल भी नहीं, ये मिंट करवाता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल है कि वो इशू करता है कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। 1 रुपए की कॉइन, 2 रुपए की, 5 रुपए की कॉइन, 10 रुपए, 20 रुपए, वट एवर द कॉइन इज देयर, वो इशू और मिंट कौन करवाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसकी जिम्मेदारी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसका डिजाइन देता है। और कहां 4 जगहों पे कॉइन मिंटिंग होती है? ये कौन सी 4 जगह है? एक तो है मुंबई, हैदराबाद इज देयर, एंड कोलकाता एंड नोएडा। नोएडा दिल्ली में है। तो ये 4 जगह है जहां पे कॉइन्स मिंट होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, आरबीआई ना तो इशू करती है ना तो मिंट करती है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशू भी करती है और मिंट भी करती है कॉइन्स, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन की हो। आरबीआई का काम क्या है कॉइन्स के लिए? कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सर्कुलेट करती है इन कॉइन्स को, किसमें? इकोनॉमी में। आरबीआई ओनली सर्कुलेट्स। किनको सर्कुलेट करती है? कॉइन्स को। दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ आरबीआई विद द कॉइन्स। बाकी जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग आरबीआई भी करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। ठीक है, ऐसी एक और फंक्शन है, दैट इज द लास्ट फंक्शन व्हिच आई मेंशन टुडे, दैट विल बी, आरबीआई क्या करती है? ये इंप्लीमेंट करती है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? देखिए, इकोनॉमी में 2 पॉलिसीज होती है, एक तो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कौन बनाता है? आरबीआई। दैट मींस जो पैसों की पॉलिसी इकोनॉमी में चलती है, पैसा कैसे सर्कुलेट हो जाएगा, वो आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी यानी कि वही पैसा लेकिन गवर्नमेंट का, उसे कहते हैं गवर्नमेंट्स पॉलिसी विद रिस्पेक्ट ऑफ मनी विच इज देयर इन इकोनॉमी। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और किसकी? आरबीआई की, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, फॉर एग्जांपल ये कैसे कंट्री में संभालती है। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है आरबीआई। एक तो क्या? एक तो इंटरेस्ट रेट को सेटअप करती है और महंगाई को कंट्रोल करती है। अब देखिए क्या मसला है इसमें, कनेक्टेड कैसे आपस में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे हैं, यू आर गोइंग टू बाय अ कार। आप बैंक के पास गए, ये बैंक था, आप बैंक के पास गए कि आपने इनसे कहा कि मुझे कार खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी टाइप ऑफ फॉर्च्यूनर कार। बैंक ने आपसे कहा
मैं आपसे इंटरेस्ट रेट लूंगा 12%, तब आपको मैं पैसे दूंगा किसके लिए, फॉर्च्यूनर कार के लिए 12%। अब इस शख्स को लगा कि इतना इंटरेस्ट हाई है तो आई विल नॉट अफोर्ड दिस कार, वो उनसे कहते हैं चलिए मुझे एक छोटी सी कार दीजिए आप, ठीक है, वो आल्टो कार ली, तो यहाँ पे आल्टो कार ली गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप बैंक के पास गए, आपने फिर से कहा बैंक से कि मुझे चाहिए वही फॉर्च्यूनर कार, फॉर्च्यूनर। बैंक ने आपसे कहा इस टाइम पे हम बस 6% इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपने सोचा, आपने क्या सोचा था, 12% था आपके दिमाग में था, इस बार आपको बैंक कह रहा है 6% इंटरेस्ट है, आपने कहा फॉर्च्यूनर रहने दो, प्रोवाइड मी एन ऑडी कार। तो पता क्या चला, जब इंटरेस्ट कम था तो कंजप्शन बढ़ गई, जब इंटरेस्ट ज्यादा था कंजप्शन कम होगी। अगर ऐसा चलता रहा, आप सोचो अब डिमांड बढ़ेगी इसकी ऑडी कार की, अगर डिमांड ऑडी कार की बढ़ गई दैट मींस क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। तो ये डायरेक्टली लिंक था आपस में, अगर इंटरेस्ट रेट कम तो काफी महंगाई बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी लोगों की, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो डिमांड काफी कम हो जाएगी। तो दोनों चीजें खराब है इकोनॉमी के लिए, इसीलिए इसको एक बीच वाला फिगर लेना पड़ता है जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती जाएगी। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स अगर हम बैंक्स पे छोड़े, वो तो अपने हिसाब से करेंगे। आप देखो 12% कब बैंक दे रहा है 12% पे, जब बैंक के पास जो है डिमांड ज्यादा होगी वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगा। एक ही ये वही बात है ना, जब शॉपकीपर है जब उसकी किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी वो उसको महंगा बेचेगा। सेम ये है, जब लोन्स की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो वो 12% पे देगा, जब लोन्स की डिमांड बहुत कम होगी वो कम परसेंटेज पे लोन देगा, 6% पे। तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे असर पड़ता है। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि आई विल सेट द इंटरेस्ट रेट्स फॉर द बैंक्स, जिस रेट पे वो लोगों को लोन देगी। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी में जो पहली की फंक्शन है किसकी, ये फिस्कल पॉलिसी इज द अदर टॉपिक, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या करता है, इट सेट्स इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स। जिस रेट पे वो लेंड करेंगे लोगों को, वो एक मिडिल होगा जिससे ना तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इसी वजह से जैसे इंटरेस्ट रेट सेट किया इसकी वजह से वो क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। दैट मीन्स दो फंक्शंस अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को सेट करना और इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं इसको, कि जब इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करते हो, महंगाई को कंट्रोल करते हो, ना तो आप नीचे जाने देते हो ज्यादा रेट्स, ना तो काफी ऊपर, इसीलिए आप खुद सेट करते हो किसको, इंटरेस्ट रेट को। दैट इज हाउ आरबीआई कंट्रोल्स दीज बैंक्स। अगर हम बैंक्स को फ्री छोड़ेंगे तो अपने हिसाब से वो बहुत इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फिर, ठीक है, या कभी बहुत कम करेंगे जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, डिमांड एंड सप्लाई में असर पड़ता है। इसीलिए ये खुद करता है कौन, आरबीआई, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस। अभी कुछ और हमें डिस्कस करना है जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मुझे आपको बताना है, जिसकी वजह से हम टॉपिक अपने असली टॉपिक पे पहुंचेंगे, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अभी हम वो डिस्कस नहीं करें, अभी ये सारा बेसिक है बैंकिंग का, आरबीआई आपको बताया। तो अभी मैं और बताऊंगा आरबीआई कंट्रोल कैसे करती है बैंक्स को, डिपॉजिटर एक्ट जो था उसके इंटरेस्ट को कैसे हम यू कैन से दैट सेफ रखेंगे, उसका पैसा कैसे सेफ रखेगा, जो हम डिपॉजिटर्स होते हैं हमारा बैंक्स में कैसा पैसा सेफ रहेगा, ये कैसे आरबीआई इंश्योर करती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर।